ये है समीक्षा, मतलब सर्वे यानी समीक्षा। हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, पहले हिंदी में इसलिए कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला कि हर बार सर इंग्लिश वाला किया जाता है, हिंदी वाला करना है इस बार, तो इसलिए हिंदी में करा रहे हैं आज आपको पहले। लेकिन इंग्लिश में भी कराएंगे, दोनों वाला कराएंगे, इंग्लिश भी हिंदी भी। और डेफिनेटली क्योंकि इसके लिए 4-5 क्लासेस लगेंगी, तो वो हम लोग संडे और किसी ऑफ में उसको कंपनसेट करेंगे, जो भी हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे क्लास, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्थिक समीक्षा, डिफरेंस क्या है। जैसे अभी से 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ, 2015 से पहले की, तो उस टाइम आर्थिक सर्वे के 2 वॉल्यूम आया करते थे। अगर आप लोगों में से कोई पुराने लोग होंगे ना, जो उन्होंने पहले कभी तैयारी की होगी, तो उनको मालूम होगा आर्थिक सर्वे का इकोनॉमिक जो सर्वे आता है, इसके 2 पार्ट आया करते थे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में जो भी पॉलिसीज की, और दूसरे में उसका डेटा हुआ करता था कि जो पिछले 1 साल में जो भी कुछ खर्च हुआ, जो भी इनकम हुई, उस सभी के बारे में वहाँ पे आपको डेटा दिया जाता था। और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसके लिए भी उसमें लिखा हुआ होता था कि फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। ये सिर्फ पॉलिसीज वगैरह के बारे में बताता है, या फिर क्या करने का प्रोस्पेक्टिव गवर्नमेंट का है, ये सब कुछ मिलता है आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। लेकिन फिर अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी गवर्नमेंट, अब ऐसे भी बोल सकते हो आप कि यार इतना टाइम नहीं था कि 2-2 कैसे वॉल्यूम प्रिंट किए जाएं, तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, एक निकालती है अभी, और एक और निकालेगी 2-3 महीने के बाद। 2 तरीके से निकाल रही होती है इकोनॉमिक सर्वे को। अब इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है कि पिछले 1 साल में क्या-क्या हुआ, इसलिए इस पे क्या लिखा हुआ है 2021-22। पहली बात तो ये समझनी है आपको, यहाँ पे देखो सामने ही आपको लिखा दिख रहा है कि आर्थिक समीक्षा 21-22, यानी पिछले 1 साल में क्या हुआ, पहली चीज। अब आते हैं बजट पे। बजट, जैसे कि नूप ने बताया कि ये क्या होता है, गवर्नमेंट के इनकम और आउटगोइंग, मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम का एक ब्यौरा होता है, एक विवरण होता है, जहाँ पे वो बताते हैं कि कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हो गया, और अगली साल जो अब आने वाली साल है उसमें टारगेट क्या होंगे गवर्नमेंट के, कितना अचीव करना है रेवेन्यू, और कितना खर्च करना है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। जो भी सेगमेंट है, जितने जितने फील्ड होंगे ना, उन सभी के बारे में दिया होता है बजट के अंदर। हालांकि जो स्पीच दी जाती है ना, उस स्पीच में पूरा का पूरा बजट वो नहीं पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ कुछ हाईलाइट चीजें पढ़ी जाती हैं। और जो हमने फ्लैश होता हुआ देखा है ना टीवी पर, वो बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। वो सिर्फ वो चीजें होती हैं जो आई कैची इन द सेंस कि पब्लिक देखे और वो मोबिलाइज हो जाए। मोबिलाइज इन द सेंस, या तो गवर्नमेंट के लिए सपोर्टिव, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो जो हमने देखा वो बहुत छोटा पार्ट होता है। और जो पीएम, जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है ना, वो भी पूरा का पूरा बजट नहीं पढ़ती है, उसके पर्टिकुलर सेगमेंट्स ही पढ़ती हैं। इसका डिटेल स्टेटमेंट आपको मिलता है, पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक सर्वे है, मतलब जो बजट है, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीआईबी की साइट होती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही आर्थिक समीक्षा का इंग्लिश और हिंदी दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से, पीआईबी की साइट से। किसी ने, जिसने भी अभी तक नहीं खोली है, खोलिएगा। पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं सभी की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और यूपीएससी वालों को ये साइट रेगुलरली विजिट करनी भी चाहिए। मैं एक बार आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन सी साइट्स आपको ओपन करनी चाहिए। डेफिनेटली आप सारी की सारी नहीं कर पाओगे, तो एक दो जो भी आपको ठीक लगे वो आपको ओपन कर लेनी है। अभी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट आज करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम ही है, थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं है आज, क्योंकि मालूम ही आपको माहौल कैसा हो जाता है उस टाइम में, तो वैसा कुछ है। लेकिन हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे विद इन 4 या 5 क्लासेस के अंदर। और क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अपने आर्थिक समीक्षा से और बजट से भी, तो बजट तो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसमें हर एक चीज़ की वैल्यू है। ध्यान रखना, ये जो तैयार किया जाता है ना, बहुत बड़े लोग, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग, और मोस्टली आईआरएस जो 20-20 साल नौकरी कर चुके होते हैं, सेक्रेटरी टाइप के लोग होते हैं, वो बना रहे होते हैं। नो डाउट डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। बस होता क्या है, एक तो हमें उतनी समझ नहीं होती है, दूसरा हम लोग गवर्नमेंट की गलतियाँ निकालते हैं। दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, फालतू चीज़ बनाई गई है, लेकिन बहुत ही शानदार चीज़ होती है। हम लोग एक ही चीज़ पे गौर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैप देखो आप, यहाँ पे आपको अलग अलग पिक्चर्स इनबिल्ट इसमें डाली गई हैं, और इससे इंडिया बनाया गया है। तो डेफिन मतलब इसका मतलब ये है कि इस साल जो 1 साल निकल गया है ना, हमारी कंट्री ने इन फील्ड्स में स्पेशली ग्रोथ की होगी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो मिसाइल के फॉर्मेट में एग्रीकल्चर, फिर डॉक्टर, हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि देखो ये इंजेक्शन दिख रहा है ना, ये वैक्सीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक चीज़ की वैल्यू है यहाँ पे कि किस किस का नाम कैसे कैसे यहाँ पे कौन सी इमेज डाली गई है, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे और सोच समझ के डाली गई होगी। हालांकि पूछेगा कुछ नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मालूम होना चाहिए। देन आर्थिक समीक्षा लिखा हुआ 21-22 मतलब वो टाइम कि जिसके लिए दिया जा रहा है। दूसरा, भारत सरकार का मंत्रालय कहाँ पर है, नॉर्थ ब्लॉक में, ये भी थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक क्या है, साउथ ब्लॉक क्या है, पीएम हाउस।
कभी आप दिल्ली आओ, जो लोग भी दिल्ली में है वो घूम कर आइए कभी, नॉर्थ ब्लॉक का है, साउथ ब्लॉक का है, भले ही अंदर न जाने दें, आप बाहर से देख के आओ। तो कहाँ से बनता है ये? नॉर्थ ब्लॉक से बनता है। कौन बनाता है? इकोनॉमिक जो ऑफिस होता है वो, तो आर्थिक प्रभाग जिसे हम लोग बोलते हैं, कोड वोड की जरूरत है नहीं। अब ये है सूची कि कौन कौन से पार्ट हमको पढ़ने हैं। तो बस हम अध्याय का नाम पढ़ेंगे अभी। जैसे अर्थव्यवस्था की स्थिति, स्थिति मतलब करंट में क्या चल रहा है। राजकोषीय विकास, राजकोषीय यानी जो हमारा बजट मतलब जो हमारा खजाना है उसमें कितना बढ़ोतरी हुई, घट गया, वो सब कुछ। वैदेशिक क्षेत्र, वै- वैदेशिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि हमने अपने देश से दूसरे देश के साथ कुछ व्यवस्थाएं मतलब कुछ चीजें चालू की या नहीं की, मतलब क्या हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया ने कितना अर्न करा या फिर इंडिया ने कितना लोन लिया, दोनों बातें हैं। फिर है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता। मौद्रिक प्रबंधन मतलब कि इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया, ठीक है, और जो ऋण है या फिर जो हमने जो लोन दिया हुआ है उनमें हमने एक बैलेंस बना के रखा हुआ है। और ये मौद्रिक प्रबंधन का काम कौन करता है हमारी कंट्री में? आरबीआई। अगला है कीमतें और मुद्रास्फीति। कीमतें मतलब हर एक चीज की कीमत क्या है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई, कितनी महंगाई की कितनी बढ़ोतरी हुई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आरबीआई क्या बोलता है, 4.5 से 5% की मुद्रास्फीति होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। कुछ दो तीन टर्म्स हैं, अगर आपने सुना हो तो इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एक चैप्टर था राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म, हिंदी में भी शायद यही है, हिटलर का उदय और नाजीवाद। पढ़ा है आप लोगों ने वो चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर? देखो प्लीज आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लो, है बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी जो आपको वहां पे मालूम चल जाएंगे। तो ये मुद्रास्फीति क्या होती है कि कितनी हेलो महंगाई। सर। हाँ जी, यस, कुछ बोल रहे हैं? मेरी वॉइस अभी तक पहुंच रही है ना? जी सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, समझ में आ रहा है। सॉरी, जी जी जी, मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? पहुंच रही है सर। पहुंच रही है, ठीक है, ओके। अगला देखो, जी संधा। समझ में आ रहा है सर, बताइए जी। हाँ हाँ ठीक है, मतलब बाकी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर पहुंच रही है ना टाइम पे? डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? नहीं सर। नो सर, अच्छा नहीं सर। ठीक है। अगला है संधारणीय विकास। अब देखो संधारणीय विकास ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला ही मतलब क्या होता है मीनिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा डेवलपमेंट जो अभी की जनरेशन के लिए फायदा पहुंचाए और आने वाले लोगों के लिए भी फायदा पहुंचा रहा हो। और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जुड़ा होता है जलवायु परिवर्तन के साथ, कि क्या हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे थे पर जलवायु में परिवर्तन हो जाए। जलवायु में परिवर्तन मतलब ऐसे समझो कि जैसे सर्दियों के बाद गर्मी आती है, गर्मियों के बाद फिर मतलब ऐसे मान लो कि रेनी सीजन आता है, तो इसमें चेंज हो जाना कि मतलब जब सर्दी है तब बारिश हो रही है, गर्मियों में बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही है, वो सब कुछ, तो उसे बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। फिर है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन का मतलब कि एक तो खेती किस तरीके से की जानी है उसका प्रबंधन करना, किसानों को उनके जो भी उपज है उसका मूल्य प्राप्त हो। दूसरा, जो इतना भी डेवलप मतलब ग्रेन ग्रो हुआ, ग्रेन ग्रो होने के बाद पीडीएस सिस्टम के थ्रू या फिर कोई दूसरे सिस्टम के थ्रू सभी लोगों तक ग्रेन पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब प्रबंधन हुआ कि नहीं हुआ उनका। तो ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। अगला है उद्योग एवं संरचना। उद्योग में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की बात कर रहे होंगे हम लोग, और उनकी संरचना यानी किस तरीके से वो काम करते हैं और कहाँ से वो फंडिंग वगैरह लेते हैं, वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर है सेवाएं। सेवाएं मतलब अब देखो सेवाएं इसमें इस बार कुछ स्पेशल हो गया। स्पेशल क्या हो गया, ये कोविड वाला काम। तो कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया कि किस फील्ड में सेवाओं को मतलब बढ़ाया। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी यहाँ पे, और कुछ और सेवाओं की बात करेंगे हम लोग, और जो नए नए स्टार्टअप आएंगे उसकी बात। फिर है सामाजिक अवसंरचना, रोजगार एवं मानव विकास। सामाजिक अवसंरचना मतलब जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके कौशल विकास की बात की जाएगी, शिक्षा की बात की जाएगी, रोजगारों की बात की जाएगी। मानव विकास कैसे किया जाएगा, इन्हीं से मानव विकास भी होता है, शिक्षा से, रोजगार से, कौशल विकास से, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि हमने पढ़ा था राइट टू लाइफ के अंदर कि साफ पानी पीना, साफ एटमॉस्फेयर में रहना भी एक राइट है, तो पेयजल और स्वच्छता की बात इसमें कर रहे होंगे हम लोग। फिर इसमें बहुत अच्छी चीज फोटो वोटो दी हुई है, मतलब बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। हालांकि पूरा पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन तब भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको ओवरऑल समझ पाए। अब ये आभारोक्ति, आभारोक्ति मतलब किन किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया। हालांकि अपने लिए कोई काम की चीज नहीं है कि किसने कंट्रीब्यूशन किया, हमारे लिए सिर्फ एक ही नाम काम का है, वो है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल का नाम को ध्यान रखना है, ये क्या होना है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है।
प्रधान आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ये नाम हमको ध्यान रखना है। क्लियर? क्या नाम ध्यान रखना है? संजीव सान्याल। और ये कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यहाँ इस जगह पर, इस पोजीशन पर 2-3 लोग रह चुके हैं, जिसमें से एक सुब्रमण्यम का नाम सुना है आपने? सुब्रमण्यम स्वामी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जो नाम कमा जाते हैं, जैसे कि आपको इनका नाम मालूम भी नहीं होगा, जो प्रधान आर्थिक सलाहकार है ये वाले, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आपने नाम जानते होंगे जिनका। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, जैसे आरबीआई गवर्नर, तो कई सारे आरबीआई गवर्नर आज तक बने, लेकिन सर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो नागेश्वरम है ना? वो तो है जिसने इसको बनाया। सान्याल ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है ना? हाँ हाँ, प्रधान को प्रिंसिपल बोल सकते हैं, बिल्कुल। वो मैंने हाँ गलत ट्रांसलेशन कर दिया, चीफ बोल दिया, लेकिन चीफ और प्रिंसिपल हाँ थोड़ा सा घूम गया है ना, लेकिन ये संजीव सान्याल है। तो प्रधान को हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है ये, तो प्रिंसिपल बोल रहा होगा बिल्कुल, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है ना, उसी तरीके से ही है। मतलब कुल मिला के मान लो ये एक आईएएस टाइप का बंदा होता है, आईएएस या आईआरएस, और लगभग 15 से 18 साल की जॉब करने के बाद ये इस पोजीशन में पहुंचता है। काफी पढ़ा लिखा, काफी समझदार इंसान। अब हमें ये ध्यान क्यों रखना है, हमें 2-4 नाम ध्यान रखने होते हैं हर बार, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने निकाला, तो इकोनॉमिक सर्वे का नाम जिसने फाइनल साइन किया है उसका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। इकोनॉमिक जो हमारा एक मंत्रालय है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसका जो मिनिस्टर है उसका नाम ध्यान रखना चाहिए आपको। फिर ऐसे ही हम लोगों को 2-3 जगह और, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर का भी प्रिंसिपल एडवाइज सेक्रेटरी कौन है, ये नाम आपको आने चाहिए। हालांकि अभी नहीं पढ़ने हैं, ये बस प्रीलिम्स देने से जस्ट पहले पढ़ने हैं, क्योंकि हो सकता है वो चेंज हो गया हो तब तक। तो जब प्रीलिम्स जिस महीने में होगा ना, उसके 1 महीने पहले हम लोग ये सारे के सारे नाम पढ़ लेंगे। अब आगे आइए, प्रस्तावना। प्रस्तावना की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रस्तावना में कुल मिला के यही बात बोलना चाह रहा है कि कोविड-19 में काफ़ी हालत ख़राब हुई कंट्री की, लेकिन हमने बहुत अच्छी तरीके से मतलब बाउंस बैक किया है और काफ़ी नई-नई चीज़ें डेवलप की हैं, जिससे हम लोग इस चीज़ से लड़ पाए। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसा है, किसने लिखा है? गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट निकालती है ना इसको, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तारीफ की गई होगी। कई जगह आपको लग रहा होगा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद के लिए डॉक्यूमेंट निकाला है, तो मोस्टली चीज़ें क्या होंगी इसमें अच्छी बताई गई होंगी और गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे काम बताए गए होंगे। हालांकि आपको फील भी होगा पढ़कर कि यार गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है क्या, तो उस पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और हमें भी ये समझना है कि हमें भी गवर्नमेंट नौकरी ही करनी है, तो गवर्नमेंट नौकरी करनी है मतलब गवर्नमेंट की अच्छी बातें बतानी है। तो इसका पूरा का पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, मन करे तो पढ़ लेना। अब ये बताना चाह रहा है कि कैसे कैसे बुक्स निकलती हैं, कब से स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक सर्वे, कब कब आया, कैसे कैसे बुक प्रिंट हुई, ये इसकी हिस्ट्री है। अब इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म दी हुई होगी, इनके शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये इतनी सारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज की गई हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स को फुल फॉर्म्स पढ़ना। अब 2 तरीके हैं, या तो आप पहले से इनको देखो, या फिर जब वो शॉर्ट फॉर्म आए तब उसको ढूंढ लेना कि फुल फॉर्म क्या होती है उसकी। ठीक है, अब देखो कितने सारे पेज भर दिए उन्होंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही, दिख रहे हैं आप लोगों को, और हमारे काम की चीजें नहीं है। हाँ डेफिनेटली शॉर्ट फॉर्म काम की होती है, लेकिन इतनी भी काम की नहीं होती कि इतने सारे हम याद करने बैठे हैं। तो जो भी आएगी जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां पे देख लेंगे। क्लियर हुई बात? अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है करंट में। तो 2 बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे। हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, हमारे काम की कोई चीज होगी तो अंडरलाइन कर लेंगे, अदरवाइज बस सुनकर दूसरे कान को बस निकालना और दूसरे कान से वो चीज सुन लेना ध्यान से, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो चीजें हाईलाइट करूंगा सिर्फ उन्हीं को याद करिएगा, बाकी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लगभग 500 पेजेस का है, तो याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इकोनॉमी सर्वे सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए होता है, एक सोच डेवलप करने के लिए होता है कि हमें किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना होगा, जब कोई पूछेगा तब। पॉइंट क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? कई सारी चीजें आप छोड़ दीजिएगा बिना सोचे समझे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? सर हाँ जी। सर इंग्लिश पीडीएफ निकालो ना सर। अरे यार अब एक एट ए टाइम दिक्कत है। एक ही तो करा पाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार हिंदी करा देते हैं, फिर इंग्लिश करा देंगे, दोनों पढ़ाएंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि पहले सर हिंदी, अंडरलाइन का अरे इंग्लिश में भी कराऊंगा अंडरलाइन, ठीक है। और ये मानो आप अपने लिए, आप बेनिफिट ऐसे मान लो ना कि 2 बार पढ़ाऊंगा तो अपने आप ही आपको इकोनॉमिक सर्वे याद हो जाएगा, अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब बढ़िया ही होगा, खराब कोई चीज नहीं है, बस इस बार हिंदी पहले करा रहे हैं, बट इंग्लिश भी कराएंगे ना, मत परेशान होगा। हिंदी वाले लोग हैं ना यहाँ पे, कहीं तो नहीं सारे इंग्लिश वाले ही हैं, बिल्कुल सर सर हिंदी हैं। मीडियम सब है ना। हाँ बिल्कुल, और इसलिए भी पढ़ लो, हिंदी जी सर जी सर हाँ और इसलिए भी पढ़ लो हाँ क्योंकि, सर है हिंदी वाले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, इसलिए भी हिंदी पहले पढ़ लो कि इसकी जो इंग्लिश है ना, सर घूम जाएगा कई सारे वर्ड्स देखकर, तो पहले हिंदी पढ़ लो तो इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो 2-4 लोग भग लेंगे। वैसे बता दूं मैं आपको, जितने भी यूपीएससी तैयारी करते हैं ना लोग, हर किसी को बोला जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, लेकिन उनमें से 80% लोग कभी भी पढ़ते ही नहीं है इकोनॉमिक सर्वे। और मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ना, आप देखोगे कि कहीं पे भी कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा इकोनॉमिक सर्वे। इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को मुश्किल से वो 15 से 20 पेजों में कंप्लीट कर देते हैं। और आप सोचो, जो 500 पेज का डॉक्यूमेंट है वो 15 से 20 पेजों में कन्वर्ट नहीं हो ही नहीं सकता कभी भी। और फिर लोग वो पढ़कर जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हम लोग पूरा कर रहे हैं, बस आप लोग पेशेंस के साथ पढ़िए, जो बेस्ट होगा ना Excuse me, वो मैं करूँगा। हाँ जी बताइए। sir. Are you recording today's session? हाँ बिल्कुल, यस। Okay, okay. Thank you. हाँ अच्छी बात बोली आपने, याद दिला दिया करो मेरे को, है ना। वैसे तो आज कर रहा हूँ, सिर्फ कल ही भूल गया था बस। देखिए अब हाँ जी। मैं कुछ चीज़ें स्पीड में पढ़ूंगा, बस आप लोग फोकस रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ काम की नहीं है वो सुन लेनी है, जो काम की होगी मैं अपने आप अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो आप फोकस करना उस चीज़ पर। तो बोल रहा है कोविड-19 महामारी के चलते पिछले 2, हाँ ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है। ये बता दूं मैं आप लोगों को, जो लोग हिंदी में लिखने वाले हैं आंसर राइटिंग, वो यहाँ पे वर्ड्स को देख लीजिए कि गवर्नमेंट किस तरीके के वर्ड्स चाहती है आप लोगों से, क्योंकि गवर्नमेंट ने निकाला है और डेफिनेटली एक आईएएस है, आईआरएस ने निकाला है। तो गवर्नमेंट जो वर्डिंग आपसे चाहती है वो ये वाली वर्डिंग है। ऐसे जब मैं इंग्लिश वाला पढ़ाऊंगा ना, तो इंग्लिश में भी इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा कि हमें इस तरीके से आंसर लिखने हैं, तब नंबर मिलेगा। और जो हम लोग नॉर्मल हिंदी लिखते हैं ना, आप यहाँ पे सुनिएगा, ये हिंदी और कुरुक्षेत्र की हिंदी में, कुरुक्षेत्र भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को एक बार, तो उनमें जो हिंदी लिखी हुई है, फिर उनमें जो इंग्लिश लिखी हुई है, वो वही इंग्लिश और वही हिंदी है जो आपसे यूपीएससी डिमांड करता है। और आप देखिएगा कि हम क्या ऐसे लिखते हैं, हम लोग बहुत लोअर लेवल की हिंदी लिखते हैं, फिर लोअर लेवल की इंग्लिश लिखते हैं, और फिर हमारे नंबर नहीं आते हैं। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे सेल्फ एनालाइज करिएगा कि क्या हम इस तरीके से लिख पा रहे होते हैं। और देखना अभी जब मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, तो कितने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होंगे वो भी आप नोटिस करिएगा। और जो वर्ड्स नहीं आते हो ना, मार्क कर लेना। हिंदी में भी कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं आते होंगे, तो उनको भी आप लिख लीजिएगा साइड में कि वो अच्छा वर्ड है, कहीं यूज करना उस चीज को, ठीक है। इस ये सब चीजें ध्यान रखे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ पढ़ता हुआ जाऊं और आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है काम। मतलब इसका सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है राइटिंग पर्पज से। देखिए अब, तो बोल रहे हैं पिछले 2 साल विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहे, संक्रमण की नई लहरों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। दूसरी बात ये देखो, कॉमा जो लगता है ना, कॉमा वर्ड्स के खत्म होने के जस्ट बाद कॉमा लगाते हैं, बीच में स्पेस नहीं देते हैं, वो एरर मानी जाती है। तो व्यवधान और हाल ही में मुद्रास्फीति के कारणवश नीति निर्माण के लिए यह समय विशेषतः चुनौतीपूर्ण रहा। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, यानी अल्टीमेट ये बोलना चाह रहे हैं कि यार कोरोना था, इसकी वजह से ना तो ढंग से अर्थव्यवस्था ही चल पाई, और महंगाई और बढ़ गई, ऊपर से मुद्रास्फीति बढ़ गई। इसकी वजह से क्या हुआ, चुनौतीपूर्ण रहा, कठिन समय रहा। तो कठिन लिखना थोड़ा नॉर्मल वर्ड है, चुनौतीपूर्ण लिखोगे तो अच्छा लगेगा लिखने में। तो ये बोल रहा है कि समय कैसा रहा, चुनौतीपूर्ण रहा। इन चुनौतियों की तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों एवं व्यापार क्षेत्र के लिए एक विस्तृत सुरक्षा जाल का गठन किया। बताना चाह रहे गवर्नमेंट ने बहुत इफेक्टिवली काम किया। तत्काल, ध्यान रखना, लिखा गया है तत्काल, बिना डिले किए, तत्काल प्रतिक्रिया है, क्योंकि क्योर तभी बेनिफिशियल होता है जब वो एकदम से मिले, अगर डिले के साथ मिलेगा तो कोई मतलब का नहीं है। तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने तुरंत कठिन मतलब स्टेप उठाए और एक विस्तृत सुरक्षा जाल का गठन किया। जाल क्यों बोल रहा है कि हर किसी को कवर कर लिया, कोई भी उससे छूटा नहीं है, सब लोगों के लिए काम किया गया। क्या किया गया, इसके उपरांत बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वैक्सीन प्रोवाइड कराई गई, हॉस्पिटल्स तैयार किए गए, उनके लिए बोल रहा है। हम म्यूट कर लीजिएगा आप लोग सब, ये ना, पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई, मतलब हर किसी तक चीजें पहुंच पाए उसके लिए डेवलपमेंट का काम किया गया।
ताकि मध्यम अवधि की मांग पुनः बढ़े एवं अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल विस्तार के लिए आपूर्ति पक्ष उपायों को कृत संकल्प लागू किया जाए। देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, कृत संकल्प। बताएं मीनिंग क्या होता है कृत संकल्प का? हाँ जी, यस, किसी को मालूम है कृत संकल्प क्या होता है? तो करने का संकल्प लेना। हाँ, उपायों को करने का संकल्प लेकर वो लागू किया गया। और संकल्प क्या होता है? संकल्प मतलब इंसान एक बार संकल्प ले लेता है तो उसे पीछे नहीं हट सकता है। इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया है कृत संकल्प, कि हर एक किसी भी कंडीशन में उस उपाय किया ही जाएगा और ये संकल्प लिया गया है। अगर आपने पुराने धार्मिक सीरियल देखे होंगे तो संकल्प मतलब ये होता है कि इंसान अपने जीवन काल में वो काम करेगा ही करेगा अगर उसने संकल्प लिया हुआ है तो। ठीक है, तो वो टर्म यहाँ पे यूज की गई है, कृत संकल्प। अब यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे यह लचीला और बहुस्तरीय दृष्टिकोण आंशिक रूप से एजाइल, चुस्त दुरुस्त, एजाइल इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इस इंग्लिश वर्ड को यहाँ पे यूज किया गया है और उसको लिखा हुआ है चुस्त दुरुस्त। सर हाँ सर ये टर्म जो है सर अजाइल अप्रोच, सर ये बहुत यूज हो रहा था, लाइक जब मैं सर सुन रहा था सर चीज को, तो सर अजाइल अप्रोच सर बहुत ज्यादा सर यूज हो रहा था, दैट हाँ, कि मैं इंडिया वांट टू बी। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझा देता हूँ क्यों क्यों टर्म ये यूज किया गया है। हर बार क्या होता है ना, हर बार गवर्नमेंट कुछ नए वर्ड्स लेकर आती है, उससे क्या होता है उनका फोकस उस चीज पर होता है कि हमने क्या किया, एकदम से इफेक्टिवली काम किया। इफेक्टिवली काम को दिखाने के लिए अगर इफेक्टिव वर्ड यूज करते तो वो एक नॉर्मल टर्म है, लोगों का फोकस नहीं जाएगा, इसीलिए बार बार क्या बोला गया, एजाइल। एजाइल का मतलब होता है वो इफेक्टिवली वर्क किया गया। चुस्त दुरुस्त मतलब जहां पर रिक्वायरमेंट थी विदाउट डिले उन्होंने काम किया। आगे ये चीज आ भी जाएगी, जैसे कि कार्य प्रणाली पर आधारित है जो फीडबैक लूप और रियल टाइम डेटा नहीं, एट द सेम टाइम जो भी मतलब रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल किया गया। फीडबैक लूप का मतलब क्या है, जैसे वैक्सीन प्रोवाइड की गई, अब पब्लिक तक पहुंची कि नहीं पहुंची, तो पब्लिक तक पहुंचेगी उसका एक फीडबैक आना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोरोना की वैक्सीन जब लगाई गई थी ना, तो जैसे ही आप वैक्सीन लगवाते हो उसके जस्ट बाद आपके पास क्या आता है, एक मैसेज आता है और आप अपना सर्टिफिकेट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। किया था आप लोगों ने डाउनलोड? सभी लोगों ने किया होगा। तो इसी को बोलते हैं फीडबैक लूप। अगर वैक्सीन लगे और कोई फीडबैक ही ना मिले, मतलब लगा कि नहीं लगा, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो उससे क्या है, धांधली होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर फीडबैक लूप होगा ना तो उससे क्या होता है, इफेक्टिवनेस आती है। इसलिए यहाँ पे बार बार टर्म यूज किया गया है एजाइल। और इस एजाइल से होता क्या है, जितना भी बीच में करप्शन होता है ना वो रुक जाता है, और गवर्नमेंट ने करप्शन काफी हद तक रोक दिया है। ये तो एक बहुत अच्छा काम किया ही है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये टर्म ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूँ ना वो अपने काम की है, उनको आप कहीं पे भी फिट कर देना क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हीं पे फोकस किया है। क्लियर? ऐसे ही इंग्लिश में बताऊंगा मैं आपको कि किन चीजों पर फोकस करना है, हिंदी वाले भी ध्यान रखें। आगे देखिए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो अपना दो तीन तरीके का होता है, एक होता है वास्तविक, एक होता है कुल। वास्तविक मतलब कि अपने यहाँ पे इंडिया में कितना बना और इंडिया में फॉरेन लोगों ने कितना बनाया, उसको घटाने के बाद जो बचता है वो अपना क्या होता है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पे देखिए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 में 7.3% संकुचन के बाद, संकुचन यानी कमी आ गई। अब जो कमी लिखोगे तो बहुत हल्का वर्ड है, संकुचन लिखोगे तो थोड़ा लग रहा है कि भाई कुछ पढ़ लिख कर लिखा है इसने। तो बोल रहा है संकुचन के बाद अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में 9.2% के विस्तार की उम्मीद है। 21-22 ये उम्मीद की गई है कि अभी इसका डेटा तो आएगा, बट कितना बोल रहे हैं यहाँ पे कि लगभग 9.2% विस्तार की उम्मीद की जा रही है। आगे देखिए, कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधि पूर्व महामारी यानी महामारी जब नहीं थी तब के स्तर से उभर चुकी है। मतलब गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है, जैसे आज अगर आप बजट वाला भी देखते तो निर्मला सीतारमण ने बार बार ये बात बोली है कि जिस कंडीशन में हम लोग पहले थे वहीं दोबारा पहुंच चुके हैं। मतलब जो भी कुछ दिक्कतें थी वो नहीं है, अभी उभर चुकी है, मतलब हम लोग उस चीज से ओवरकम कर चुके हैं। लगभग सभी संकेतकों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कोविड-19 की दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव पहली लहर के दौरान पूर्व लॉकडाउन चरण की तुलना में बहुत कम था। तो हमने भी देखा है कि जब पहली बार लॉकडाउन लगाया था तो बिल्कुल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो रुक गई थी, बट अभी सही रहा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहा। यद्यपि स्वास्थ्य प्रभाव अधिक गंभीर था। स्वास्थ्य प्रभाव मतलब ध्यान रखना, डेथ रेट बहुत ज्यादा था सेकंड, जब लहर आई थी सेकंड वाली। पहली बार में इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ हमारी कंट्री को सबसे ज्यादा, और दूसरी बार में डेथ
सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो सेकंड वाले में हुई है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा जितनी भी डेथ हुई है हमारे यहाँ पे लॉकडाउन कोरोना से, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई है? सेकंड वेव में। ये बात याद है, मतलब ध्यान दिया था ये चीज कि जो भी डेथ हुई थी वो सेकंड वेव में हुई थी। आगे देखिए, महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र क्यों कम प्रभावित होगा? कि भाई देखो गांव से जुड़ी हुई चीजें थी ये, और दूसरी बात ये भी है भले ही प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा हो, लेकिन गवर्नमेंट फार्मर्स को हमेशा ये दिखाती है कि उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे बोला गया कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए, और पिछले वर्ष में 3.6% की वृद्धि के बाद इस क्षेत्र में 2021-22 में 3.9% वृद्धि होने की उम्मीद है। 2021, अब ये देखो डेटा पढ़ना नहीं है, याद भी नहीं रखना डेटा को, आप बस ये समझना कि कौन से फील्ड पर प्रभाव नहीं पड़ा और किस पर प्रभाव पड़ा। तो बोल रहा है कृषि पर प्रभाव नहीं पड़ा मतलब पहले वाले से हम बढ़ गए, लास्ट ईयर से हम लोग क्या हो गए? बढ़ गए। आगे देखिए, 2020-21 में 7% संकुचन के पश्चात उद्योग के सकल मूल्य वर्धन मतलब वृद्धि, 7% संकुचन यानी कमी, ठीक है। खनन और निर्माण सहित, तो किस में बात कर रहे हैं? खनन और निर्माण में। खनन यानी जहाँ पे हम लोग खनिज वगैरह निकालते हैं, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड, बिल्डिंग हो सकती है या फिर किसी और तरीके कंस्ट्रक्शन हो सकता है। में 2021-22 में 11.8% की वृद्धि अग्रिम तौर पर अनुमानित है, मतलब ऐसा अनुमान है, अभी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी वृद्धि रही होगी। हालांकि इसका एक्चुअल डेटा भी आएगा थोड़े दिनों के बाद, अभी ये उम्मीदें हैं कि हमने कितना अनुमान किया हुआ है। आगे देखिए, सेवा क्षेत्र महामारी में सबसे अधिक प्रभावित हो। सेवा यानी सर्विस सेक्टर, विशेष रूप से ऐसे खंड जिनमें मानव संकल्प शामिल है। पिछले साल के 8.4% के संकुचन के बाद यह वित्तीय वर्ष इस क्षेत्र में 8.2% से बढ़ने का अनुमान है। अब ध्यान में ये रखना, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही बोल चुकी है कि फर्स्ट वेव जो थी ना वो ज्यादा हमने उसमें इकोनॉमिक लॉस किया, लेकिन सेकंड में नहीं किया। तो हर जगह क्या लिखा होगा? पहले वाले से हमने अभी इम्प्रूव किया है अपने आप को। तो पहले लॉस हुआ होगा, अभी हमारे कम लॉस चल रहा है, और अब तो बोल ही रहे करंट में हम लोग क्या आ चुके हैं? बिल्कुल इक्वल लेवल पर आ चुके हैं, जहां हम लोग कोरोना महामारी से पहले जिस लेवल पर खड़े हुए थे वहीं पे अभी खड़े हुए हैं। अगला 2021-22 में कुल खपत 7% की वृद्धि होने का अनुमान है। कुल खपत में खपत मतलब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं चीजें, जिसमें सरकारी खर्च का महत्वपूर्ण योगदान है। अब एक चीज मेरे को बताइए कि जो खपत है वो किसी भी कंट्री के लिए बढ़ना अच्छी बात होती है, घटना अच्छी बात होती है? खपत, हाँ जी, खपत बढ़ना अच्छी बात होती है, खराब बात होती है? सर अच्छी बात होती है। अच्छी बात होती है खपत बढ़ना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के लिए खपत का बढ़ना अच्छी बात होती है, इससे जीडीपी ग्रो करती है, और लोगों के पास मनी वगैरह बढ़ेगी, तो खपत का बढ़ना अच्छी बात। आगे देखिए, सकल अचल पूंजी मतलब जो चल नहीं सकती, अचल मतलब नहीं चलने वाली चीजें क्या होती हैं? बिल्डिंग्स है, प्रॉपर्टी है, उसको अचल में आती है। तो सकल अचल पूंजी निर्माण के महामारी पूर्व के स्तर से अधिक होने में भी बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का योगदान है। कहने का मतलब ये है कि अचल पूंजी के क्षेत्र में, क्योंकि बुनियादी ढांचे का विकास किया। बुनियादी ढांचा क्या होता है? बुनियादी ढांचा होता है जैसे बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्री बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ फैक्ट्री बनाना, डैम, ब्रिज, ये सब कुछ, जैसे हम लोग एक टर्म में बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना व्यय होगा ना, जैसे कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रोड। हालांकि आपने कभी फोकस नहीं किया होगा रोड पर, हालांकि मैंने भी जब तक गाड़ी नहीं चलाई थी तब तक मैंने फोकस नहीं किया था कि रोड का इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है, लेकिन रोड बहुत महत्वपूर्ण है। रोड पर गड्ढे ना होना बहुत जरूरी है, कि गड्ढे नहीं होने चाहिए। गड्ढे होने से गाड़ी डैमेज होती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और हमारी कंट्री को लॉस हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करती है ट्रांसपोर्टेशन पे एंड रोड पर। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो हमारी कंट्री में रोड के फील्ड में बहुत गजब का काम हुआ है, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे रोड बना दी गई है जहां पहले थी ही नहीं, और अभी के टाइम में वहां पे बहुत ही अच्छी रोड बनाई गई है। तो रोड का मिनिस्टर कौन है? ट्रांसपोर्ट, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर कौन है? मालूम है किसी को? मालूम होना चाहिए, नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी, काफी अच्छे मिनिस्टर हैं, और जितना भी आप लोग डेवलपमेंट देख रहे हो रोड में, उन्हीं के टाइम में हुआ है सबसे ज्यादा। फास्टैग जैसा इनिशिएटिव लेना, ये भी उन्हीं के टाइम में हुआ है। तो पहले के टाइम में क्या था? टोल बहुत लंबा जाम लगा होता था, आजकल वो टाइम बहुत ही कम हो गया है।
हालांकि अभी भी लगता है टाइम, बट काफी कम हो गया है। ये जिन लोगों को जो चीजें नहीं मालूम वो साइड में लिख लेना अपनी अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे फास्टैग, फास्टैग किस पे काम करता है, कौन सी टेक्निक है उसके अंदर? हाँ जी, सर ग्लासेस। को क्या? सर इंफ्रारेड। हाँ, इंफ्रारेड होता है। उस पर भी बात करेंगे अभी, लेकिन ये चीजें आप नोटिस करो। देखो, एक आईएएस बनने के लिए अपने आसपास होने वाली चीजों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। अगर उनके बारे में नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो हर एक चीज जो अपने आसपास हो रही है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस पर आप ध्यान रखो। हर एक चीज पर कोई भी टेक्निक आ रही है वो कैसे काम करती है, मतलब बेसिक हमको मालूम होना चाहिए होता है। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही ब्लैंक है उस चीज के बारे में, हमें बेसिक उसका मालूम होना चाहिए कैसे काम करता है वो। ठीक है, तो अब ये बोलना चाह रहा है कि इस तरीके से क्या हुआ, योगदान किया गया और सकल घरेलू मांग और कीमतों में बढ़ोतरी वगैरह चलती रही। ये तो कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, बोले ये चलता रहता है आयात और निर्यात। एक ये टर्म समझ लो, आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। मालूम पड़ रहा है आयात, आया आया मतलब हमने दूसरी कंट्री से कुछ मंगवाया, निर्यात मतलब दूसरी कंट्री को कुछ बेचा। तो सोचो, किसी भी कंट्री के लिए आयात करना अच्छी बात होती है, निर्यात करना अच्छी बात होती है? सर निर्यात करना। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। अगर हम आयात करते हैं इसका मतलब क्या है, हम उसको पेमेंट देंगे, और क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री तो रुपया तो लेके जाएगी नहीं हमसे, हमसे क्या लेगी, डॉलर में, जो कि ऐसी करेंसी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। और अगर हम किसी कंट्री को डॉलर देते हैं, यानी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी डॉलर का रिजर्व है, वो कम होगा। इसीलिए अगर हम किसी कंट्री से आयात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ड्रॉबैक है। और अगर हम निर्यात कर रहे हैं, हम जैसा निर्यात कर रहे हैं तो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब हम चीजें बेचेंगे तो हमारे पास डॉलर आएगा और इससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। और जब हम लोग प्रीलिम्स देने जाएंगे उससे पहले आरबीआई की साइट पर जाकर एक बार चेक कर लेना 4 चीजें। लिख लो कि आरबीआई की साइट से क्या क्या चेक करनी है। और जिन लोगों ने आज तक आरबीआई की साइट नहीं खोली है, प्लीज एक बार आरबीआई की साइट खोल लीजिएगा। क्या पढ़ना है, 3 चीजें। मतलब पहले तो पढ़ना क्या है और दूसरी बात नोट क्या करना है वो समझ लो। किसी ने ओपन किया आरबीआई की साइट आज तक? सर ओपन तो नहीं किया सर, लेकिन एसएलआर सीआरआर और क्या कहते हैं सर, ये याद हाँ, रहता है सर। ठीक है। तो जब भी प्रीलिम्स होने जा रहा होगा ना, उससे 1 महीने पहले या फिर जो भी है 15 दिन पहले अपना देख लेना एक बार। क्या देखना है, पहली चीज तो आरबीआई की एक है अबाउट, अबाउट द आरबीआई। तो वो पेज खोलना और पूरा पेज पढ़ लेना। वो आरबीआई के बारे में बताता है आपको कि आरबीआई का गठन कब हुआ, कौन सा एक्ट 1949 में हुआ, 1956 में हुआ, कब हुआ, वो सब कुछ ईयर वगैरह लिखी हुई है। दूसरी चीज है, उस पर एक साइड में आप उसको खोले बोले ना साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड में बीच में कुछ टर्म्स दी होंगी। जैसे क्या दिया होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीएलआर, ये सब कुछ, मतलब ये रेट दी हुई होगी। वो रेट आपको लिख लेनी है कि भाई रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी फंड का रेट क्या है, वो सब कुछ आपको नोट कर लेनी है। एक होगा बेस रेट, एक होगा बैंक रेट, ये मार्क कर लेना, मतलब लिख लेना और याद भी कर लेना कि कितना होता है। हालांकि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे आपको कि क्या क्या होता है ये सब कुछ, लेकिन तब भी एग्जाम से पहले एक बार आपको देख लेना चाहिए खुद भी। अगला बोल रहा है कि ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम में अधिकांश आबादी के शामिल होने, आर्थिक गति तीव्र होने और आपूर्ति पक्ष सुधारों के संभावित दीर्घकालिक लाभों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 8 से 8.5% की वृद्धि देखने की अच्छी स्थिति में है। यानी अभी क्या बोल रहा है कि हमने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और मैं बोल ही चुका हूँ आप लोगों को, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट यानी गवर्नमेंट की भर भर के तारीफ की जाएगी इसमें। क्यों की जाएगी वो 2 बातें समझ लो आप। हालांकि लिख कर नहीं आनी ये वाली बातें, मतलब ये वो चीजें जो हमको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि लिख कर क्यों, मतलब इसमें तारीफ क्यों होगी। क्योंकि जो प्रिंसिपल एडवाइजर है ना, इकोनॉमिक एडवाइजर, उसको भी तो इंक्रीमेंट चाहिए सैलरी में। उसको भी तो रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छी पोजीशन चाहिए। हो सकता है इलेक्शन फाइट करने के मूड में हो, तो वो गवर्नमेंट की क्या तो करेगा, सर सब बाइस्ड होते हैं सर, सब बाइस्ड होते हैं मोस्टली। ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में अच्छा ही लिखेगा यहाँ पे, तो क्योंकि नौकरी गवर्नमेंट उसी में करनी है ना, तो जो गवर्नमेंट के बारे में, अभी तो बेचारे को नौकरी करनी है ना, मालूम पड़ा खराब खराब बातें लिख दी, निपटा देंगे उसको। ये रिकॉर्ड हो रही है लेकिन तब भी ऐसा समझ लो कि मतलब दिक्कत तो हो सकती है ना। अब मैं ओवरकम कर रहा हूँ उस चीज को, थोड़ा बुरा बोल दिया मैंने, तो ध्यान नहीं रखना कि वो चीजें अच्छी ही बोलेंगे। गवर्नमेंट के लिए प्रो रहते हैं मोस्टली, मतलब बेनिफिशियली बोलते हैं, बुरा नहीं बोलते हैं, अगेंस्ट नहीं बोलते हैं। आगे देखो, तो इसमें बस ये है कि अच्छी उम्मीद रखी जाती है, और उम्मीद हमेशा अच्छी रखते हैं। क्यों?
क्योंकि उम्मीद वो चीज है जिससे पॉजिटिव मोटिवेशन आता है। तो कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि कहीं भी लिख देगा कि अगले साल होने वाली वृद्धि कम होगी, नहीं, भले ही कम ही क्यों ना हो लेकिन तब भी बोलेंगे कि वृद्धि होगी। और ये बोल ही रहा है कि हम लोग 8 से 8.5 के आसपास पहुंचेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे पेज हैं कि किससे कंपेयर कर रहे हो, बेस रेट क्या है, किससे कम, वो सब कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी बस ये ध्यान रखो कि गवर्नमेंट क्या बोलना चाहती है कि 8 से 8.5 के आसपास वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। आगे चीज देखिए, बहरहाल वैश्विक वातावरण अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। ये बात, क्योंकि कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बोले तब भी दिक्कत ये है कि अभी भी जो चीज थी, जो प्रॉब्लम थी, वो पूरी सॉल्व आउट नहीं हुई है। तो लेखन के समय में जब ये लिखा गया था तो ओमिक्रॉन संक्रमण आ गया है के रूप में एक नई लहर दुनिया भर में फैल रही थी। अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई। महंगाई क्या होती है? मान लो 100 रुपए में पहले 2 किलो चीज आ रही थी कोई, अभी 100 रुपए में वो 1.5 किलो आ रही है। तो क्या बोलेंगे उसको? महंगाई बढ़ गई है। दोबारा सुन लो, मुद्रास्फीति मतलब कोई भी चीज 100 रुपए में 2 किलो आ रही थी पहले, अभी 100 रुपए में 1.5 किलो आ रही है, मतलब महंगाई बढ़ गई। बात में आई? आगे देखो, और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक तरलता निकासी का दौर शुरू किया जा रहा था। मौद्रिक तरलता निकासी का दौर शुरू किया जा रहा था। इसका मतलब किसी को मालूम है? मौद्रिक तरलता क्या होती है? नो सर। मनी। मॉनेटरी लिक्विडिटी। हाँ, अरे वो तो इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया। इसका मतलब होता है, सर हाँ मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है मनी इन योर पॉकेट, कि आपकी जेब में कितने नोट भरे पड़े हैं। इसे बोलते हैं मौद्रिक तरलता। जब भी कभी कहीं पर भी कंडीशंस खराब होती है, लोग तुरंत बैंक जाते हैं और कैश निकालते हैं। उसे बोलते हैं कि तरलता बढ़ गई है। अब एक बार सोचो, अगर क्या आपने या फिर सभी लोगों ने जो अमाउंट जमा कराया हुआ है बैंक में, क्या सभी लोग अपना अपना अमाउंट निकाल सकते हैं? बैंक के पास इतना रुपया होता है कि वो सभी को रुपये वापस कर दे? हम्म नो सर, नॉट नहीं, राइट एट अ टाइम सर, एकदम पर्टिकुलर बिल्कुल प्लेस और टाइम पे तो नहीं होता। बिल्कुल। किसी भी बैंक के पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज 50 लोग हैं, 50 लोगों ने 100 रुपये जमा कराए हुए हैं। तो बैंक के पास 100 रुपये है नहीं कि आप 50 लोग रुपए मांगने जाएंगे, लाओ हमारे रुपए वापस करो, तो 100 रुपये दे नहीं पाएगा बैंक। बैंक मुश्किल से 100 में से 25 रुपये वापस कर पाएगा, 25 रुपये ऑनली। और वो भी क्या होती है? गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन है कि इतना अमाउंट तो उसके पास होना चाहिए। बाकी 100 में से 75 रुपीज उसके पास होते ही नहीं है। और अगर सभी लोग एट द सेम टाइम पैनिक होकर अपना अगर फंड निकालने पहुंच जाते हैं, तो उस केस में बैंक के लिए डिफिकल्टी हो जाती है, वो उसको रुपए नहीं दे पाती है अपने कस्टमर्स को। तो ये वही बात बोली जा रही है कि मौद्रिक तरलता निकासी का दौर शुरू किया जा रहा था। और जब भी कहीं पर भी मौद्रिक तरलता निकासी होती है तो कंट्री मान लो गड्ढे में गई। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ टर्म्स वाला कुछ चीजें करती है जिससे कि ये तरलता बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, यानी हर किसी के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी ना हो। अगर हर किसी का मनी बहुत ज्यादा हुई तो गड़बड़ हो जाएगी कंट्री के अंदर। इसीलिए भारत के बृहद आर्थिक स्थिर संकेतकों और उसकी उपरोक्त दबावों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने की क्षमता को जांचना विशेष महत्वपूर्ण है। अब ये क्या बोल रहा है कि देखो, दुनिया में तो ये सब कुछ हो रहा था लेकिन भारत में इसका फर्क नहीं पड़ा। भारत इस दबाव को सहन कर गया। फिर ये नीचे बोल रहा है कि अब ये जानने वाली बात है, या फिर इस पे चिंतन होना चाहिए कि किस तरीके से भारत ने इस स्थिति को संभाल लिया। मतलब अपनी ही तारीफ कर रही है गवर्नमेंट कि भैया हमने बहुत अच्छा काम किया। आगे, वैश्विक महामारी के कारण हुए सभी व्यवधानों के बावजूद पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष में रहा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन क्या होता है? ये भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि हमने दूसरी कंट्रीज को या तो लोन भुगतान कम किया है और हमारे पास मनी ज्यादा आई है। भुगतान संतुलन मतलब मनी का इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो कम हुआ है। दूसरों लोगों को हमने कम पैसा दिया, हमारे पास बड़ा है रुपया, हमारा जो डॉलर का स्टोरेज है ना वो बढ़ गया है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है, इससे भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार जमा होता रहा और 31 दिसंबर 2021 को यह 634 बिलियन डॉलर था। कहने वाली बात क्या कि हमारे पास जो हमारा चेक एंड बैलेंस था वो पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव मतलब हमारे पास दूसरी कंट्री से डॉलर ज्यादा आया और हमने दूसरे लोगों को कम डॉलर दिया। और कितना हमारा रिजर्व बढ़ गया?
$634 बिलियन, ये आपको नंबर ध्यान रखना है। हालांकि ये कब की बात है? 31 दिसंबर 2021। अगर हम बात करते हैं 31 दिसंबर 2021 मतलब आज से 31 दिन पहले की बात है क्योंकि आज 1 तारीख है। हाँ जी, बात समझ पा रहे हो वाली बात? जी सर। जी सर। मतलब अब अगर अभी की बात करें तो गवर्नमेंट में इतना रुपया तो होना ही चाहिए, $634 बिलियन। और बिलियन समझते हो ना? मैंने बताया था बिलियन कितना होता है। कोई बता पाएगा कितना अमाउंट है ये रुपीस के अंदर, या फिर नॉर्मल डॉलर में बता दो कितना होता है ये? सर 1 करोड़ होता है, 1 बिलियन। वेरी गुड, यही तो, ऐसे ही लोग चाहिए मेरे को। वेरी गुड। और लोग और कौन कौन है और बताओ? 100 करोड़ होता है 1 बिलियन में सर। हाँ जी समझ रहे हो? बिलियन और 10 लाख होता है सर। 10 लाख होता है। अच्छा, और बताओ, और बता लो, और अपने अपने मन की उद्गार निकाल लो आज, और बताओ यार। जहां तक मुझे याद है ना, ये चीज मैंने बता दी होगी पक्का, किसी ना किसी क्लास में बताई सर होगी आपने मैंने। बताया था ये बात। बताया था ना? हाँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि बिलियन और मिलियन ही नहीं मालूम इंडियन लोगों को। वो बेचारे इतने फंसे पड़े जिंदगी भर कि बिलियन क्या होता है, मिलियन क्या होता है। समटाइम वी आर कंफ्यूज सर। चलो देखो भाई, देखो पहले तो ये समझ लो बिलियन और मिलियन क्या होता है, और मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। इससे इजी मेरे को नहीं लगता कोई समझा सकता है। मतलब समझा सकता ही होगा, कोई ना कोई दुनिया में होगा ऐसा, लेकिन आपके लेवल पे बहुत इजी है। देखो यहाँ पे क्या है, होता क्या है, मैं जीरो थोड़े बनाऊंगा, वो अभी प्रॉपर जीरो थोड़े वैसे नहीं बन पाएंगे, तो मैं बड़ा डॉट बनाता हूँ। देखो ऐसे वाले डॉट, इनको जीरो मानिएगा, है ना? होता क्या है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, 1000, फिर 10,000। और हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद अगर मान लो हमने 1 लिखा, यहाँ पे 1, ठीक है, अभी 1 ऐसे ही बन पाएगा मेरे से, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 2 के बाद डॉट लगाते हैं। कुछ ज्यादा ही हो रहा है करना, या हम लोग जो कॉमा लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ऐसे लगा रहे होते हैं ना? हाँ जी, पहले 3 के बाद कॉमा, यस सर। फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हुए जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल में क्या होता है, वो लिखते हैं यूं, 1 0 2 0 3, 3 3 के पेयर बनाते हैं ये लोग। अगर 6 जीरो लगा दिए इन्होंने और उसके बाद 1 लिखा, 6 जीरो के बाद क्या लिखा, 1, एक सेकेंड लिख लेना आप लोग, इसको नोट कर लो सभी लोग। 6 जीरो के बाद अगर 1 लगाते हैं तो ये होता है 1 बिलियन, सॉरी 1 मिलियन एम। तो 6 जीरो के बाद ये लगाया तो ये 1 मिलियन हुआ। मिलियन यानी कितना हुआ, काउंट करो। 10 लाख। 10 लाख, बस याद रख लो इस चीज को। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, एक बार में 3 3 जीरो लगाए जाते हैं, 3 जीरो और 3 जीरो, 6 जीरो हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, 1 मिलियन। अब आ जाइए बिलियन पर। होता क्या है, एक 3 का पेयर और फिर 2 3 का पेयर। ये तो क्या था, 1 मिलियन था। इसमें फिर 3 और जोड़ दो और उसके बाद लगा दो 1, बस ये हो गया 1 बिलियन। कितना हुआ ये, अब बताओ मेरे को। देखो ऐसे कर लेते हैं, ये हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, यूं करके डॉट लगा लगा के यूं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। तो कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया। 10 करोड़ सर। अरे अभी भी 10 करोड़ हुआ है। अरे यार कैसे काम चलेगा, कितना हुआ है, 100 करोड़ सर। 100 करोड़ हो गया ना। यस सर। बस तो लिखो साइड में कहीं पे भी, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 634 बिलियन है ये, 634 बिलियन, इसका मतलब क्या है, इसके आगे क्या लिखना है हमको, 634 लिखना है अब। तो बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे पास डॉलर्स में, आराम से लिख के समझना कि क्या क्या होता है ये। बस लिख लो शॉर्ट में, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख और 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। और अब गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली काफी लोग हैं आज। अरे 17 ही बचे, कहाँ गए बाकी लोग? तो कुछ लोग तो सर सो गया सर। अच्छा कि हिंदी में हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसलिए दिल टूट गया उन लोगों का, हिंदी में हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो।
अगला ये है 13.2 महीने के आयात के बराबर है, मतलब हमारे पास इतना है कि हम 13 महीने काम चला सकते हैं इससे, और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बढ़ती निर्यात आय का संयोजन 2022-23 में संभावित वैश्विक मौद्रिक तरलता के प्रतिगमन के विरुद्ध उपयुक्त प्रतिरोध प्रदान करता है। कुल मिला के बात ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी है और ये अमाउंट ऑफ मनी हमको आगे हेल्प करेगा हमारे फाइनेंशियल को हैंडल करने में या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हैंडल करने में, और इससे अल्टीमेटली हमको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है इसके अंदर। याद करने वाली बात नहीं है इसमें, जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है, 634 बिलियन के आसपास अमाउंट है। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, ये इंग्लिश में होना चाहिए था इसलिए लोग नाराज हो गए आज। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 लोग तो नाराज रहने भी चाहिए। आगे देखो, अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय, अभी जिंदा हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल आप हैं। आगे देखो, अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय समर्थन के साथ साथ स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में हुए व्यय के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटे सरकारी ऋण में वृद्धि हुई, क्योंकि हमें बहुत सारा एकदम से फंड देना पड़ा किसको, मेडिकल फील्ड को, वैक्सीन वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि वो भी परचेज ही किया गया है। पब्लिक को भले ही फ्री में लगाए, जिनको फ्री में लगाए, हालांकि कुछ लोगों ने पेमेंट देके भी लगवाया है। तो व्यय हुआ, किसमें व्यय हुआ, चिकित्सा वाले क्षेत्र के अंदर। हालांकि 2021-22 में सरकारी राजस्व में एक मजबूत पलटा हुआ इन द सेंस ग्रोथ की हम लोगों ने, पेमेंट हमारे पास बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार वित्तीय समर्थन और पूंजीगत व्यय में वृद्धि को कायम रखते हुए इस वर्ष से अपने वित्तीय लक्ष्यों को सहजता से पूरा करने में सक्षम है। राजस्व में प्रबल पुनः प्रवर्तन में राजस्व प्राप्तियां 67% की वृद्धि थी। का अभिप्राय है कि आवश्यकता की स्थिति में सरकार के पास अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय गुंजाइश है। वित्तीय गुंजाइश मतलब हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट अवेलेबल है, कोई दिक्कत आती है तो उसको हम लोग पे कर सकते हैं। अब ये किस तरह की प्राप्तियां होती हैं, जोखिम किस तरीके का है, ये हम लोग वहां भी पढ़ रहे होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। आगे बताना जा रहा है कि जो समय था वो अनिश्चित समय के दौरान वित्तीय तंत्र दबाव को एक संभावित चित्र होता है, मतलब जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो उस केस में हमारे क्या होगा, इकोनॉमिक डाउन होता है हमारी कंट्री का। जैसे आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट, अगर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में समझता है थोड़ा बहुत, यानी जो शेयर्स जो आते हैं, तो जैसे मैं आपको बता दूं, जब फर्स्ट वेव आई थी ना कोरोना की, खतरनाक तरीके से टूट गया था स्टॉक मार्केट। अगर किसी की अमाउंट लगाया था तो मैं बता दूं आपको, अगर आपने 100 रुपये लगाए थे तो उस दिन वो रुपया मुश्किल से 25 रुपये रह गया था लोगों का, 100 का 25, इतना लॉस हो गया था, जिसे हम लोग काफी बड़ा लॉस बोलते हैं। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। तो वही यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जब भी अनिश्चित समय होता है, जब भी डिफिकल्टी होती है, सबसे पहले क्या अफेक्ट होता है, हमारा वित्तीय तंत्र। सर हाँ जी। सर जैसे आपने कहा कि 100 का 25 हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पैसे लगाया और 100 का 25 हो गया, पर सर मान लीजिए किसी कारणवश या मैंने नहीं निकाला या मैंने नहीं शेयर बेचा, तो सर जब अमाउंट आफ्टर कुछ मंथ के बाद जब इंक्रीज होगा तो सर वो मेरा इंक्रीज होगा कि वो जस्ट लॉस ही रह जाएगा? अच्छा देखो, बताता हूँ आपको, ऐसे समझना आप लोग कि सपोज आपको 100 रुपीज पे लॉस हुआ 75% का, 100 पे लॉस हुआ 75% का, कितना अमाउंट बचा, 25 रुपए, है ना, ऐसे होता है। अब सुनो, अब आपको 25 रुपए पे 75% का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपीज पर 75% का प्रॉफिट हुआ, कितना रुपया होगा? हाँ जी, मैथ्स वाले बताएं सर 18-19 रुपए के आसपास। 18-19 रुपए के आसपास। कहने का मतलब ये है 100 पर जब लॉस हुआ 75% का, तो वो रुपए रह गया 25%, मतलब 25 रुपए रह गया। लेकिन जब बढ़ा ना, तो 25 का 100 होने का मतलब ये होता है कि 400% की ग्रोथ चाहिए उसको, 400%, तब जाके वो अमाउंट क्या होगा, इक्वल आएगा। इसीलिए जब अमाउंट गिरता है और दोबारा बढ़ता है तो बढ़ने पर उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना कि गिरने पर लॉस हुआ। तो सिंपल तरीका समझने का क्या है, लॉस हो रहा है 100 पर और जब वो बढ़ रहा है तो किस पे बढ़ रहा है, 25 पे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उतना नहीं कर पाएगा, अचीव कर लेगा, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। जितनी जल्दी लॉस हुआ उससे ज्यादा टाइम लग रहा होगा। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप लंबे टाइम से रुकते हो तो दोबारा वो अमाउंट उतना ही पहुंच जाएगा जहां पे वो था, लेकिन टाइम लगेगा ज्यादा।
जैसे 100 पर जब लॉस हुआ 75% का तो 25 रुपये हो गया, लेकिन जब 25 पर 75% का प्रॉफिट होगा ना तो 100 नहीं बनेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो अमाउंट पहुंचेगा तो उतना, लेकिन टाइम लगेगा। हाँ सर, बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, तो ये बोलना चाह रहा है कि भारतीय कंपनियों पर जब हमने देखा था कि मार्केट टूटा तो जो जोखिम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जब भी जोखिम बढ़ता है तो गैर निष्पादित अस्तियों में वृद्धि होती है। गैर निष्पादित अस्तियों का मतलब ये होता है लोन ले लिया, लोन का ईएमआई नहीं आता है टाइम पर। ठीक है, और इससे दिक्कत होती है बैंकिंग फील्ड को। सबसे ज्यादा किसको दिक्कत होगी? बैंकिंग फील्ड को। और आपको मालूम भी होगा क्योंकि लोग ईएमआई नहीं चुका पा रहे थे फर्स्ट टेन्योर के टाइम में, फर्स्ट जब हुआ था, इसी वजह से क्या हो गया, गवर्नमेंट ने मॉरिटोरियम दिया था पब्लिक को। मॉरिटोरियम मतलब 3 महीने तक ईएमआई मत दो, फिर 3 महीने के लिए और दिया गया था। याद है कुछ? जी सर। मॉरिटोरियम, तो मॉरिटोरियम टर्म भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे आइए टीकाकरण पर। टीकाकरण केवल एक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए एक महत्वपूर्ण है, खासकर संपर्क गहन सेवाओं। संपर्क गहन मतलब जिसमें लोगों का मिलना जुलना ज्यादा होता है, उनके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इसे अभी के लिए एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में माना जाना चाहिए। टीकाकरण अभियान में के 1 वर्ष में भारत ने 157 करोड़ खुराक दी है। ध्यान रखना, ये खुराक की बात कर रहा है, खुराक इन द सेंस वैक्सीन की बात कर रहा है, जिसमें 91 करोड़ लोगों को कम से कम एक खुराक और 66 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। दोनों को जोड़ोगे तो 157 बन जाएगा आपका। ठीक है, गवर्नमेंट डेटा में बहुत अच्छा खेलती है। इकोनॉमी सर्वे में आपको डेटा इतना मस्त मिलेगा ना कि ऐड करो 91 प्लस 66, 157 बन जाएगा आपका। बन रहा है? हाँ और ना? सर एक बार और बता दीजिए। क्या बता? अच्छा, ये वाली चीज मैं ये बोला था कि इकोनॉमिक, सर एक्चुअली नेटवर्क से स्किप हो गया था। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं ये बोला था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको डेटा बहुत खतरनाक मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 157 करोड़ लोगों को खुराक दी गई है, तो उसमें क्लियर लिख दिया इन्होंने कि 91 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 1 डोज मिल गया है, और 66 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें 2 डोज मिल गए हैं। और दोनों को अगर आप जोड़ोगे ना 91 प्लस 66 तो कितना बनेगा आपका? 157। बस ये बताना था आपको। अगला है लेखन के समय बूस्टर, मतलब जब ये लिखा जा रहा था इकोनॉमी सर्वे तो 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों को भी टीकाकरण स्टार्ट कर दिया गया था, और ये गति इसने पकड़ लिया। ठीक है, तो बस हम लोग इतना ही रखेंगे आज, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा करना भी सही नहीं है। ये बस इसीलिए था कि ब्रेक ना हो हमारा, लेकिन डेफिनेटली कल का और परसों का जहाँ तक थोड़ा ब्रेक हो सकता है, तो हम लोग उसके अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ लीजिए, मैं अभी आपके ग्रुप पर डाल दूंगा इकोनॉमी सर्वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और मेरी एडवाइस ये होगी, आप इसको 3 या 4 दिन में पढ़ डालो पूरा का पूरा। समझ में आए नहीं आए आप बस पढ़ लो, समझाने का काम मेरा है, आप लोग बस एक बार रीडिंग कर लो इसकी। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। जी सर। 400 जी समथिंग सर। पेजेस। हाँ देखो, रटना नहीं है ना, मतलब हमें याद नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग करनी है। रीडिंग हो सकती है 400 पेजों की। यस सर। याद करना डिफरेंट थिंग होती है, रीडिंग करना अलग चीज होती है। जैसे नोवेल होती है ना, आप लोग एक दिन में पढ़ डालते हो पूरी की पूरी, तो वैसे इसको पढ़ डालना है। समझ में आया नहीं आया बस आप पढ़ डालो। और कई सारे तो बहुत सारे इमेजेस बनी होंगी, पेजेस पे बहुत सारी इमेजेस होंगी, तो वो पेज ऐसे निकल जाएंगे, ग्राफ्स होंगे बहुत सारे, तो वो पढ़ने ही नहीं है हमको। ठीक है, तो हो जाएगा। मुश्किल है पढ़ने वाला जो मटेरियल है वो 300 पेजों का है, जिसकी आपको रीडिंग करनी है, और 300 पेजों की रीडिंग हो सकती है आराम से। तो रीडिंग तो कर ही लेना एक बार। ठीक है, फिर हम मिलते हैं 1 या 2 दिन के बाद, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको पूरा। और कंपनसेट कर दूंगा मैं, जो ये छुट्टी हुई है ना वो संडे को हम लोग ले लेंगे डेफिनेटली, तो कंपनसेट हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके ओके देन, ओके सर। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग थैंक अगली यू क्लास सर। में। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सर। थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। नाइट। गुड नाइट।